हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आशुतोष सर, आपका बायोलॉजी मेंटर बायोडायनेमिक्स क्लासेस से। आज हम लोग क्लास 12th का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा बिहार बोर्ड का, वो है जीवों में जनन। बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर क्लास 12th का है जीवों में जनन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हमारा सवाल होगा कि जनन है क्या। आइए शुरू करते हैं जनन से। जनन कहते किसको है? आपको पता होगा जनन जो है वो क्या है। तो जनन जो है वो एक जैविक प्रक्रिया है। हाँ भाई, यह एक जैविक प्रक्रिया है, ना तो यह एक भौतिक है और ना ही यह एक रासायनिक है। यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसी एक संतति की उत्पत्ति करती है। क्या है? एक जैविक प्रक्रिया जिसमें जीव अपने जैसी एक संतति की उत्पत्ति करती है। इसमें नर और मादा दो पैतृ की आवश्यकता होती है, दो जनक होते हैं। नर के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46, मादा के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46। इनके युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी? n यानी 23। और अंडाणु में कितने? तो 23। शुक्राणु को अंग्रेजी में कहा जाता है स्पर्म, इंग्लिश में स्पर्म होता है, और अंडाणु को इंग्लिश में कहा जाता है ओवम या तो एग। जब इन दोनों में होता है निषेचन तो बनता है एक जाइगोट, युग्मनज। अब ये युग्मनज सबसे पहले विभाजन होके दो कोशिका बनाता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32। यही 32 कोशिकीय अवस्था जो है वो जाके इंडोमेट्रियम वॉल से जाके जुड़ जाता है और 9 महीना 7 दिन में एक शिशु का निर्माण करता है। यही तो है प्रजनन। प्रजनन क्या है? तो प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव, हम यहां पे क्या कह रहे हैं, जिसमें जीव यानी कोई भी जीव अपने जैसी क्या करती है, एक संतति की उत्पत्ति करती है, उसे तो कहते हैं प्रजनन। नई संतति का निर्माण करना ही तो प्रजनन कहलाता है। कोई दिक्कत? आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, शुरू करते हैं आगे। उदाहरण, आमतौर पे उदाहरण हम लोग क्या देते हैं? मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, पुष्पी पादप इत्यादि। ये सब जो है वो प्रजनन के हिस्से हैं। ठीक है। जनन की आवश्यकता, सबसे पहला अगला हमारा जो टॉपिक है वो बिहार बोर्ड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? तो प्रजनन की आवश्यकता यानी जनन की आवश्यकता क्यों है? क्या जनन नहीं करेंगे तो हम लोग इस धरती पे जिंदा नहीं रहेंगे? जरूर रहेंगे, लेकिन क्यों आवश्यक है ये देख लेते हैं। इस धरती पे निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रजनन आवश्यक है। जीवों के लिए जनन आवश्यक है, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिकता स्थानांतरित होती है। हाँ भाई, तभी तो क्या है, जनन आवश्यक है। इस प्रक्रिया में नई जाति का निर्माण होता है। किस प्रक्रिया में? जनन प्रक्रिया में नई जाति का निर्माण होता है। जनन के द्वारा जीवों में विभिन्नताएं देखी जाती है। जनन के द्वारा जीवों में विभिन्नताएं आती हैं और इसी विभिन्नताओं के कारण इस धरती पे जीव अपने बदलते वातावरण के साथ जीवित रह रहा है। ठीक है। और क्यों आवश्यक है? जनन क्रम विकास में भाग लेता है। हमेशा नए नए जीवों की उत्पत्ति होती रहती है क्रम विकास से, इसीलिए जनन क्या है? आवश्यक है। ये याद रखिएगा, आपके बिहार बोर्ड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है जनन क्यों आवश्यक है, तो आपको पहले जनन को परिभाषित करना होगा, फिर जनन की उदाहरण देनी होगी और तब जनन की आवश्यकता लिखनी होगी। ठीक है, आपको नंबर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जनन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग क्या, तो जनन के प्रकार। देखते हैं जनन के प्रकार। तो यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। कौन कौन सा? एक अलैंगिक जनन और दूसरा क्या? लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन को कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, हम लोग इनको अभी अंतर के रूप में समझेंगे। ठीक है, एक तरफ लिखेंगे क्या? अलैंगिक और दूसरे तरफ लिखेंगे क्या? लैंगिक। लेकिन कहा जाता है क्या इंग्लिश में? सेक्सुअल
इसको और इसको क्या कहा जाता है? एसेक्सुअल। ठीक है, देख लीजिए आप यहां जो अभी आप पढ़ रहे हैं ये क्या है? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के कितने प्रकार? तो रिप्रोडक्शन के 2 प्रकार। ठीक है, इनमें अभी हम लोग अंतर पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, पढ़िए जरा आप लोग इस अंतर को। अलैंगिक जनन में पैतृक की आवश्यकता नहीं होती है, सबसे पहला अंतर है। अलैंगिक जनन में पैतृक की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन लैंगिक जनन में पैतृक की आवश्यकता होती है। पैतृक मतलब क्या? जनक, नर और मादा की आवश्यकता अलैंगिक में नहीं होती है, लेकिन लैंगिक में नर और मादा की आवश्यकता होती है। इस जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है, इस जनन में युग्मक का निर्माण होता है। नई संतति की उत्पत्ति इसमें नहीं होती है, इसमें नई संतति की उत्पत्ति होती है। इस जनन में युग्मक का संलयन नहीं होता है, लेकिन इस जनन में युग्मक का संलयन होता है, तभी तो एक जाइगोट बनता है। ठीक है, अमीबा, हाइड्रा, पैरामेशियम इत्यादि, मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता, पुष्पिपादप, ये सब किसके उदाहरण हैं? ये लैंगिक के और ये अलैंगिक के। इसको भी आप याद रखिएगा, अंतर आता है बोर्ड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे है, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या? जीवन काल। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लाइफ स्पैन। आपको पता होगा जीवन काल क्या है? तो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय काल को ही कहा जाता है जीवन काल। हम एक बार फिर से बोलते हैं, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय काल को जीवन काल कहा जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, जीवों का जन्म से लेकर उसकी या उस जीव की प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के समय को जीवन काल कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मानव, कौवा, तोता। देखिए तो मानव का जो जीवन काल है वो कितना है? अरे कितना है? 60 से 70 साल। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो कौवा का कितना है? 15 वर्ष। कितना वर्ष? 15 वर्ष। तोता का कितना साल? 140 साल। तोता 140 साल जीता है। मगरमच्छ 60 वर्ष। ठीक है, कछुआ 100 से 150 वर्ष। और बात करें बरगद के पेड़ का तो ये भी 100 से 200 साल तक जीता है। इससे भी ज्यादा लंबी आयु होती है बरगद के पेड़ की। लेकिन अब यहां सवाल यह है कि जीवन काल का बात हो रहा है। किसका बात? जीवन काल का। कहता है कि जीवन काल जो है किसी भी जीव के आकार पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। जैसे ये सेकंड नंबर है कौवा और यह तोता। देख लीजिए दोनों का आकार लगभग सेम, लेकिन यहां पे इन दोनों की आयु जो है वो क्या है? बिल्कुल अलग है। तो किन चीजों पर जीवन काल निर्भर करता है? तो जीवों का जीवन काल उनकी उपापचय क्रिया पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? उनकी उपापचय क्रिया पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब तक वो जीव अपनी प्राकृतिक मृत्यु के हिसाब से ना मरे तब तक उसे लाइफ स्पैन यानी जीवन काल नहीं कहेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एक रोड है। ठीक, इस रोड पे एक व्यक्ति इस तरीके से लहरिया कट मारते हुए जा रहा है। ठीक है, और आगे जाके एक बस वाला उसको क्या कर दिया? मार दिया। तो उस व्यक्ति का आयु कितना था? 30 वर्ष। तो क्या कहेंगे, क्या एक्सीडेंट से उसका डेथ हुआ है तो क्या कहेंगे कि वो उसका जीवन काल है? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्सीडेंटल डेथ हुआ 30 के एज पे। अगर मान लीजिए वो 60 से 70 साल अगर जी के मरता और वो भी प्राकृतिक रूप से, तो कहलाता क्या? जीवन काल। एक्सीडेंटल डेथ और किसी रोग से अगर कोई मर जाता है यानी अकाल मृत्यु अगर हो जाता है तो उसे हम जीवन काल नहीं कहेंगे। प्राकृतिक मृत्यु होगा तो ही हम कहेंगे उसे क्या? जीवन काल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। जीवन काल के अब हम लोग प्रकार पे बढ़ेंगे। तो जीवन काल कितने प्रकार के होते हैं? देखिए यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। जीवन काल कितने प्रकार के होते हैं? तो यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अधिकतम जीवन काल
और दूसरा होता है न्यूनतम जीवन काल। एक कौन सा? तो एक अधिकतम जीवन काल और दूसरा क्या? तो न्यूनतम जीवन काल। अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में मैक्सिमम लाइफ स्पैन और मिनिमम लाइफ स्पैन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो मैक्सिमम लाइफ स्पैन और मिनिमम लाइफ स्पैन। जरा देखते हैं मैक्सिमम लाइफ स्पैन और मिनिमम लाइफ स्पैन क्या है। यानी अधिकतम जीवन काल किसे कहते हैं? तो वह जीव जो अपने अधिक आयु को जीकर मृत्यु को प्राप्त होता है। मैंने क्या बोला? वह जीव जो अपने अधिक आयु को जीकर मृत्यु को प्राप्त होता है उसे अधिकतम जीवन काल कहते हैं। हाँ भाई, मनुष्य जो है उसकी आयु 70 साल मान लीजिए है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 60 से 70 साल। लेकिन बहुत सारे ऐसे मनुष्य जो हैं वो 100 साल भी जी के मरते हैं। क्यों? अभी भी तो रिसेंटली हम लोगों ने सुना था लता मंगेशकर का जब डेथ हुआ था, तो मोदी जी की मम्मी खुद, ये क्या है, उन्होंने अपनी अधिक आयु जो कि मनुष्य की 60 से 70 साल जो आयु है उससे अधिक आयु जीकर वो लोग मरी। तो क्या हम उनकी आयु को कुछ और कह देंगे क्या? हाँ कहेंगे ना, वो होगा क्या? अधिकतम जीवन काल कहलाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो 55, 58 पे ही डेथ कर जाते हैं प्राकृतिक रूप से, तो वो कहलाता है क्या? न्यूनतम जीवन काल। सही सुना आपने? हाँ, जो अपनी अधिक आयु को जीकर मरेंगे उसे अधिकतम जीवन काल कहेंगे और जो अपनी कम आयु को जीकर मरेंगे उसे कहेंगे न्यूनतम जीवन काल। देखिए लिखा हुआ है, वह जीव जो अपने कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं उसे न्यूनतम जीवन काल कहते हैं, और जो अपनी अधिक आयु को जी के मरेंगे उसे क्या कहेंगे? अधिकतम जीवन काल। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा, अब सबसे पहले अब हमारा टॉपिक जो शुरू होने जा रहा है वो है क्या? तो प्रजनन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें हमारे पास लगभग 6 से 7 साइंटिस्टों का जिक्र है, वैज्ञानिकों का। इन्होंने प्रजनन में क्या क्या मदद दी है इनके बारे में हम लोग जानेंगे। इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। ठीक है, आइए सबसे पहले पढ़ते हैं वॉन बियर साहब के बारे में। किसके बारे में? अब दारू का बोतल में समझ लीजिएगा, बियर का बोतल नहीं मैं बोला, वॉन बियर बोला। ठीक है, वॉन बियर वैज्ञानिक है भाई, आप लोग के दिमाग में कुछ और ही चलता है। इन्हें आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने चिक यानी मुर्गी के बच्चे के भ्रूण की खोज की थी। किन्होंने? तो वॉन बियर ने भाई साहब, वॉन बियर ने की थी। अगला वैज्ञानिक है कौन? अरस्तु, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एरिस्टोटल। आपको पता होगा, देखिए इन्हें भ्रूण विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे? एरिस्टोटल को, अरस्तु को भ्रूण विज्ञान का जनक कहा जाता है। अंडाणु और मुर्गी के भ्रूण का खोज इन्होंने ही किया था, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? भ्रूण विज्ञान का जनक। किसे? अरस्तु को, एरिस्टोटल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो वैज्ञानिक है वो है कौन? तो डी ग्राफ्ट। कौन है? डी ग्राफ्ट। क्या है भाई? इन्होंने मादा अंडाशय में ग्राफियन पुट्टिका का खोज किया था। हाँ, ग्राफियन पुट्टिका बता रहे हैं, 2 मिनट। ग्राफियन पुट्टिका क्या है? तो मान लीजिए ये एक एग है, ठीक है। इस एग का निर्माण कहां से होता है? तो इस एग का निर्माण जो है वो ग्राफियन पुट्टिका से होता है। ग्राफियन पुट्टिका जो है उससे क्या होता है? अंडाणु बाहर निकलता है। ठीक है, अंडाणु ऐसे ही विकसित नहीं हो जाता है ओवरी से, अंडाशय से, वो ग्राफियन पुट्टिका से बाहर निकलता है। ठीक है, उसका खोज किसने किया था? तो उसी का खोज डी ग्राफ्ट ने किया था। ठीक है, इन्होंने निषेचन की खोज की थी, साथ ही साथ इन्होंने निषेचन के बारे में भी बताया था। किन्होंने? डी ग्राफ्ट ने। और अगला जो वैज्ञानिक है वो है विलियम हार्वे। इन्होंने क्या बताया भाई? इन्होंने ओमनी वीवो एक्स वोवो के बारे में बताया। हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना, जरूर मिलता जुलता ये शब्द मिल रहा है हमें। क्या भाई? तो इन्होंने ओमनी वीवो एक्स ओवो का विचार किया था। हाँ, जिस तरीके से आप लोगों ने कोशिका चैप्टर में कोशिका सिद्धांत पढ़ा था, ठीक है, कौन सा सिद्धांत? कोशिका सिद्धांत। उस कोशिका सिद्धांत में
कौन वैज्ञानिक थे? नाम बताइए। रुडोल्फ वर्च्यू। कौन थे? तो रुडोल्फ वर्च्यू। उन्होंने ही एक शब्द दिया था, ओमनी सेलुला ई सेलुला। याद है? याद तो होगा। ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसने यह बताया कि हर एक कोशिका अपनी प्राय कोशिका से निर्मित होती है। हाँ हाँ, वही 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 रुडोल्फ वर्च्यू है जिनके बारे में आप अभी समझ रहे हैं। इन्होंने, किन्होंने? विलियम हार्वे ने भी कुछ इनके जैसा मिलता जुलता ही शब्द दिया। क्या? ओमनी विवो एक्स ओवो का विचार दिया था। इन्होंने कहा कि सभी जीव अंडाणु से उत्पन्न होते हैं। सभी जीव कैसे उत्पन्न होते हैं? तो सभी जीव उत्पन्न कैसे होते हैं? तो अंडाणु से। बिल्कुल सही कह रहा भाई, हर एक जीव अंडाणु से ही उत्पन्न होते हैं। कैसे? तो जब अंडाणु में शुक्राणु निषेचन करता है तो जाइगोट बनता है, यानी युग्मनज, और युग्मनज से ही एक जीव की उत्पत्ति होती है। अगला जो हमारा वैज्ञानिक है वो है विलियम रॉक्स। W.Rocks लिखा है, तो विलियम रॉक्स आप पढ़ेंगे। इन्होंने प्रयोगिकी परीक्षणों के आधार पर, किसके आधार पर? प्रयोगिकी परीक्षणों के आधार पर भ्रूण की खोज की थी। किसकी खोज की थी? प्रायोगिक परीक्षणों के आधार पर भ्रूण की खोज की थी। इसलिए इन्हें प्रायोगिक भ्रूण विज्ञान का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, किसे जनक कहा जाता है प्रायोगिक भ्रूण विज्ञान का? तो विलियम रॉक्स को। ठीक है, यहां तक में अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, अगर यहां तक में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, हम लोग ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज करेंगे और यहां से अब हर एक चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन ही इसको रिवाइज करते चलेंगे, ताकि हमारा बोर्ड का सारा चैप्टर बोर्ड आने से यानी दशहरा से पहले हम लोग इसको क्या कर लें, कंप्लीट कर लें। ठीक है, इसमें हमारा ही फायदा है, हम लोग जितना ही बेहतर अपने आप को करेंगे उतना ही अच्छा स्कोर होगा बोर्ड में। चलिए देखते हैं आगे। अगला जो वैज्ञानिक है वह है न्यूपोर्ट। इन्होंने मेंढक के अंडे में निषेचन की खोज की थी। फ्रॉग के एग में, मेंढक के अंडे में निषेचन का खोज किसने किया? तो न्यूपोर्ट ने। उसके बाद एक वैज्ञानिक है जिनका चर्चा तो आप लोग आए दिन सुनते ही होंगे, एंटोन वॉन लीवेनहुक। ठीक है, इन्होंने मनुष्य के शुक्राणु की खोज की और उसे एनिमल क्यूल कहा। हाँ हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मनुष्य की शुक्राणु, जो नर से जो शुक्राणु की उत्पत्ति होती है, उसी का खोज इन्होंने किया था और उसे उस समय एनिमल क्यूल नाम दिया था। ठीक है, आगे आते हैं। प्रजनन को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसके मुख्यतः तीन ही कारक हैं, बाहरी कारक, आंतरिक कारक, शारीरिक कारक। ठीक है, यही तीन कारक हैं जिससे प्रजनन क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये था हमारा यहां तक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रजनन की। ये है प्रजनन को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रजनन के आधार पर जीव कितने प्रकार के। तो भाई हमें पता है प्रजनन के आधार पर जीवों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में प्रजनन के आधार पर? तो दो भागों में। पहला है सीमेल पेरस, दूसरा है हेरोपेरस। पहला क्या है? सीमेल पेरस, दूसरा है हेरोपेरस। आइए देखते हैं सीमेल पेरस क्या है। तो वह जीव जो अपने जीवन काल को, या वह जीव जो अपने जीवन काल में एक बार प्रजनन करता है। कितनी बार? एक बार प्रजनन करता है, उसे सीमेल पेरस कहते हैं। दोबारा फिर वो प्रजनन नहीं करते हैं, वो फिर मर जाते हैं। कौन कौन से ऐसे जीव हैं? मधुमक्खी, मकड़ी और सैल्मन जो है, ये तीनों एग्जाम्पल है किसके? सीमेल पेरस के। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल हैं? सीमेल पेरस के। ऐसे जीव जो पूरे जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो सीमेल पेरस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला होगा हमारा टॉपिक क्या? तो हेरोपेरस। देखते हैं हेरोपेरस क्या है। देखिए, तो इसी का जस्ट सीमेल पेरस का उल्टा, वह जीव जो अपने जीवन काल में बार बार प्रजनन करता है,
बार बार नई संतति की उत्पत्ति करता है, तो उसे कहते हैं क्या? हेरोपेरस। जैसे मनुष्य, शेर और कुत्ता, बिल्ली, बहुत सारे जीव हैं, ये सब हेरोपेरस है। ठीक है, यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। हेरोपेरस कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा आप लोग जानते होंगे? आइए देखते हैं। हेरोपेरस के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। हेरोपेरस के कितने प्रकार होते हैं? तो हेरोपेरस के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक अंडप्रजक और दूसरा होता है जरायुज। क्या मैंने बोला? एक अंडप्रजक और दूसरा जरायुज। इसी अंडप्रजक को कहा जाता है ओविपेरस। क्या कहा जाता है? ओविपेरस। जिनके बच्चे अंडे से विकसित होते हैं, अंडे से बाहर निकलते हैं। मुर्गी अंडा देती है, छिपकली भी अंडा देती है, सांप भी अंडा देता है, कछुआ भी अंडा देता है, और इन सभी के अंडे से इनके जीव, इनके बच्चे बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो हुए तो अंडप्रजक प्राणी। लेकिन जरायुज प्राणी क्या है? ठीक उसका उल्टा। उनके जो संतान होते हैं वो उनकी ही कोख में क्या होते हैं? पलते हैं, और जब पूरी तरीके से विकसित हो जाते हैं तो फिर जन्म ले लेते हैं। देखिए अगला जो है वो है जरायुज प्राणी। जैसे मनुष्य जरायुज प्राणी है, हिरण जरायुज प्राणी है, बाघ जो है वो भी जरायुज प्राणी है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? अलैंगिक प्रजनन। मतलब इंग्लिश में कहा जाता है इसे क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखते हैं अलैंगिक प्रजनन क्या है। वह प्रक्रिया जिसमें एक पैतृक की आवश्यकता होती है। क्या बोला मैंने? आप लोगों ने सही सुना। वह प्रक्रिया जिसमें एक पैतृक की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं क्या? अलैंगिक प्रजनन। इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। सही सुना आप लोगों ने, इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। अरे भाई, युग्मनज का निर्माण कैसे होगा? जब शुक्राणु और अंडाणु का ही निर्माण नहीं होता है। जब ये दोनों आपस में निषेचन करेंगे तब तो जाके एक युग्मनज बनेगा। तो कहां से? युग्मनज का निर्माण इसमें नहीं होता है। इनमें नई संतति की उत्पत्ति नहीं होती है। हाँ सही कह रहा है, इनके ही शरीर टूट के क्या हो जाते हैं? नए जीवों में बदल जाते हैं। आइए देखते हैं पहले अमीबा के बारे में। ठीक है, सबसे पहले इनके प्रकार के बारे में भी जानेंगे। इनके मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, और ये पढ़ना है उदाहरण के साथ आपको। आइए देखते हैं आगे। देखिए अलैंगिक प्रजनन के प्रकार, क्या लिखा हुआ है? अलैंगिक प्रजनन के प्रकार। इंग्लिश में कहा जाता है इसे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। 6 मतलब 6। पहला है खंडन, दूसरा है विखंडन, तीसरा है पुनरुद्भवन, चौथा मुकुलन, पांचवा बीजाणु जनन, छठा है कायिक प्रजनन। ठीक है, कितने प्रकार हुए? तो 6 प्रकार। कौन कौन सा? खंडन, विखंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन, बीजाणु जनन और कायिक प्रजनन। ठीक है, कोई दिक्कत? और इन्हीं 6 प्रकार के बारे में हम लोगों को एक एक करके पढ़ना है। चलिए हम लोग सबसे पहले अभी देख लेते हैं कि वो कैसे सारे जीव अपने से ही टूट के 2 जीवों में बदल जाते हैं, मतलब उनका ही शरीर नए जीवों का निर्माण करता है। सबसे पहले है अमीबा। ठीक है, ये रहा अमीबा। देखिए टूट के 2 जीव बन गया, बना ना? एक अमीबा 2 जीवों में बदल गया, 2 अमीबा का निर्माण किया। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं अलैंगिक प्रजनन के प्रकार। सबसे पहला जो प्रकार है वो है हमारा क्या? खंडन। आइए देखते हैं खंडन क्या है। जब किसी जीव का शरीर टुकड़ों में बट जाता है। हाँ हाँ सही सुन रहे हैं आप लोग। क्या? जब किसी जीव का शरीर टुकड़ों में बट जाता है और हर टुकड़ा नया जीव बना लेता है, उसे ही कहते हैं क्या? खंडन। जैसे स्पाइरोगाइरा, कवक। ठीक है, यहां ध्यान से लिखिएगा, कवक और तंतुमय शैवाल। ठीक है, ये इसके उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। खंडन के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ समझेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये टर्म है क्लोन, जो कि किसके लिए यूज किया जाता है? जरा ध्यान से पढ़िए।
बाह्य रूप से एवं अनुवांशिक रूप से सामान्य जीवों को क्लोन कहा जाता है। क्या मैंने बोला? बाह्य रूप से एवं अनुवांशिक रूप से सामान्य जीवों को क्लोन कहते हैं। और क्लोन के सदस्य को क्या कहा जाता है? तो क्लोन के सदस्य को रैमिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन के सदस्य को रैमिड्स कहते हैं। ठीक है, आइए प्रकार पे आते हैं। खंडन के प्रकार। खंडन के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? तो खंडन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? एक द्विखंडन, दूसरा बहुखंडन। विखंडन मैं नहीं बोल रहा हूं, खंडन बोल रहा हूं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, द्विखंडन, बहुखंडन। जरा कहते हैं किसको है, पढ़ लेते हैं। द्विखंडन क्या है? तो वह जनन प्रक्रिया जिसमें जीव दो भागों में टूटकर नई संतति की उत्पत्ति करती है, उसे द्विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? वह जनन प्रक्रिया जिसमें जीव दो भागों में टूटकर नई संतति की उत्पत्ति करती है, उसे द्विखंडन कहते हैं। ठीक है, अगला है हमारा क्या? तो बहुखंडन। वह जीव जो अनेकों खंडों में टूटकर नई संततियों का निर्माण करती है, उसे बहुखंडन कहते हैं। अनेकों खंडों में टूट जाएंगी और अनेकों खंडों में टूटने के बाद नई जीव का निर्माण करेंगी, तो उसे कहेंगे हम क्या? बहुविखंडन। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा ध्यान से, यह है एक अमीबा का संरचना। जब अमीबा के लिए उसके हिसाब से पर्यावरण नहीं रहता है, तो अमीबा अपने चारों तरफ क्या करता है? तीन पुट्टी का निर्माण करता है। और इसी तीन पुट्टी के निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है पुट्टी भवन। अब इसी पुट्टियों के अंदर में एक अमीबा अपने आप को क्या करता है? बार बार प्रजनन कराता है और बहुत सारे पुत्री अमीबा का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये टॉपिक आप याद रखिएगा। इसे अंग्रेजी में इंसिस्टेशन कहा जाता है। ये आपको याद रखना होगा, एग्जाम में पूछता है पुट्टी भवन क्या है। ठीक है, इंसिस्टेशन किसे कहते हैं? लिखा हुआ है इंसिस्टेशन। पुट्टी भवन को ही कहा जाता है क्या? इंसिस्टेशन। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला जो टॉपिक हमारा होने जा रहा है वो है क्या? विखंडन। क्या है टॉपिक? विखंडन। देखिए, जब एक जीव दो या अधिक भागों में विभाजित हो जाता है। क्या बोला? जब एक जीव दो या अधिक भागों में विभाजित हो जाता है और हर भाग एक नया जीव बनता है, ठीक है, या हर भाग एक नया जीव बन जाता है, उसे ही कहते हैं क्या? विखंडन। लेकिन अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा था? खंडन। ठीक है, यहां है टॉपिक विखंडन। ठीक है, अंतर है। विखंडन मुख्यतः कितने प्रकार के? तो विखंडन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। आइए देखते हैं। पहला है द्विविखंडन और दूसरा है क्या? बहुविखंडन। पहला क्या है? तो द्विविखंडन और दूसरा क्या है? बहुविखंडन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग द्विविखंडन। क्या है भाई द्विविखंडन? जिसे कहते हैं बाइनरी फिजन। इसमें एक जीव दो सामान्य भागों में विभाजित हो जाता है और वो दोनों फिर नए जीव का निर्माण कर देते हैं, उसे कहते हैं क्या? द्विविखंडन। जैसे सरल द्विविखंडन किसमें होता है? तो सरल द्विविखंडन अमीबा में होता है। आपको पढ़ाया गया था, क्या याद रखना था? क्या? SLOT। कभी आप कभी डॉक्टर के पास गए होंगे तो सबसे पहले स्लॉट बुक होता है, नंबर लगता है और आपका नंबर आएगा, तब डॉक्टर आपको देखेगा। तो S से होता है क्या? सिंपल। ठीक है, तो क्वेश्चन है सरल द्विविखंडन किसमें होता है? तो सरल द्विविखंडन अमीबा में होता है। ठीक है, L से होता है लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, O से ऑब्लिक, T से ट्रांसवर्स। आइए इन सब के बारे में अब हम पढ़ते हैं। सरल द्विविखंडन तो दिख गया अमीबा में। आगे पैरामेशियम और यूग्लिना, ये दो जीव हैं। चलिए इनके बारे में भी देखा जाए। देखिए, ऊर्ध्वाधर को ही कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, ऊर्ध्वाधर यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्विविखंडन, वो भी ऊर्ध्वाधर द्विविखंडन किसमें होता है? तो बता दीजिएगा, यूग्लिना में होता है ऊर्ध्वाधर। अगला ऑब्लिक, जिसको कहते हैं क्या? तिर्यक। तो क्वेश्चन ये आएगा, क्या द्विविखंडन, तिर्यक द्विविखंडन किसमें होता है? तो बता दीजिएगा, गोनुलेक्स। ठीक है, उसके बाद अनुप्रस्थ किसमें होता है? तो पैरामेशियम, ये पैरामेशियम है, इसी में होता है। ठीक है, अगला
टॉपिक जो है हमारा है बहुविखंडन। मतलब इसमें जीव एक बार में कई भागों में विभाजित होता है और कई संतति या कई संततियां बनती हैं, उसे बहुविखंडन कहते हैं। उदाहरण यहां पे आएगा क्या? प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया परजीवी है। यह बात आप याद रखिएगा, बहुविखंडन का उदाहरण है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट अगर है तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि अगला टॉपिक जो है हमारा वो है क्या? पुनरुद्भवन। ठीक है, मतलब वह जनन प्रक्रिया जिसमें जीव के कटे हुए या नष्ट हुए भाग पुनः उत्पन्न हो जाते हैं, उसे पुनरुद्भवन कहते हैं। आप अपने घरों में देखे होंगे, छिपकली का पूंछ कटता है और कुछ दिनों बाद एक नया सा पूंछ उसमें निकल आता है, तो उनके पूंछों में पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। उसी तरीके से जिन जीवों के कटे हुए भाग या नष्ट हुए भाग क्या हो जाते हैं? फिर से उत्पन्न हो जाते हैं, उसे ही कहते हैं क्या? पुनरुद्भवन। प्लेनेरिया, हाइड्रा, स्टारफिश यानी तारा मछली, इन सब में पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, जिसे पुनर्जनन भी कहा जाता है। ठीक है, पुनर्जनन की क्षमता इनमें होती है। याद रखिएगा, उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगला जो है हमारा वो है मुकुलन, जिसको कहते हैं क्या? बडिंग। ठीक है, अभी हम लोग बडिंग के बारे में देखेंगे। एक चित्र, बहुत ही अच्छा चित्र है, जरा पहले इसको पढ़ लेते हैं। एक प्रकार की अलैंगिक जनन विधि है जिसमें एक नया जीव, मूल जीव यानी मूल जीव मतलब जनक के देह से एक छोटी सी गांठ के रूप में या अंकुर के रूप में उत्पन्न होती है। यह अंकुर धीरे धीरे विकसित होकर मूल जीव मतलब जनक के शरीर से अलग हो जाती है और एक स्वतंत्र जीव बन जाती है। ठीक है, उसे ही कहते हैं क्या? मुकुलन। किसमें होता है? तो ईस्ट और हाइड्रा में होता है। देख लेते हैं कैसे होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। आइए देखिए, ये है हाइड्रा, ये जनक हाइड्रा है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जनक हाइड्रा है। इसके शरीर में छोटा सा एक अंकुरण निकला। अब ये अंकुरण विकसित हो रहा है और विकसित होके देखो, विकासशील अंकुर, फिर नया अंकुर और फिर ये नया हाइड्रा अलग हो गया, यहां से टूट के देख लो अलग हो गया, बना नया जीव। तो ये किसमें होता है मुकुलन? तो हाइड्रा में। ठीक है, इसी तरीके से ईस्ट में भी होता है। अब इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो है मुकुलन का प्रकार, फिर उसके बाद बीजाणु जनन है। लेकिन बीजाणु जनन को आज हम लोग यहीं तक रोकेंगे, बीजाणु जनन नेक्स्ट क्लास में होगा। देखते हैं मुकुलन के कितने प्रकार। तो मुकुलन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक बाह्य मुकुलन, दूसरा आंतरिक मुकुलन। बाह्य मुकुलन का उदाहरण है हाइड्रा और ईस्ट। बाह्य मुकुलन का उदाहरण क्या है? तो हाइड्रा और ईस्ट है। और आंतरिक मुकुलन का उदाहरण है स्पॉन्ज। ठीक है, अब हम लोग बीजाणु जनन जो है अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहां तक का जितना उदाहरण है आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर बीजाणु जनन हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिर बीजाणु जनन के बाद फिर कायिक जनन पढ़ेंगे, और कायिक जनन के बाद फिर हम लोग आ जाएंगे लैंगिक जनन पे। फिर लैंगिक जनन के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, क्लास यहीं तक। ठीक है, धन्यवाद।